हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर नंबर 15 अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें। और चैप्टर नंबर 15 अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के हिसाब से देखूं तो ये हमारा कार्बनिक रसायन के क्रम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ये चल रहा है हमारा 6th चैप्टर। ओके, अगर मैं कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमने यहाँ पर अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 5 चैप्टर्स में जो इनिशियली हमारे 4 चैप्टर थे हमने उनमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा। मैंने आपको बोला कि 3 चैप्टर ये भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसमें हमें पहले जैसा कुछ नहीं पढ़ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में पॉलीमर्स को शुरू किया था, जो कि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 है। इसका नाम है बहुलक। ठीक है, आज हम इसका लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 में मैंने आपको पॉलीमर जो कि होते हैं आपके बहुलक, उनका परिचय दिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो बहुलकों को आपने वर्गीकरण के रूप में भी देखा कि वो आपके 3 प्रकार के हिसाब से स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत है। क्या क्या आधार थे? स्रोतों के आधार पर एक आपके थे प्राकृतिक, एक थे आपके सहसंश्लेषित और एक थे आपके संश्लेषित, जिसको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन कहते हैं और हिंदी में हम उसको बहुलकन कहते हैं। तो ये बहुलकन में 2 प्रकार थी, एक थी योगज और एक थी संघनन। तो योगज जो बहुलकन था वहां पर मैंने आपको एक क्रिया विधि बताई थी कि कैसे आप पॉलिथीन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, वो था आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम कहते हैं संघनन बहुलकन अथवा पदशः वृद्धि बहुलकन। वहां आप देख रहे थे कि पूरी श्रृंखला की ही वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पूरी श्रृंखला की वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर एक पद की वृद्धि होगी। पर बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से बैक में पिछले टॉपिक पे जाऊंगी जहां पर मैंने आपको योगज बहुलकन बताया था। हमने यहाँ पर उस योगज बहुलकन के उदाहरणों की चर्चा नहीं की थी क्योंकि हमारा टाइम वहां पे ओवर हो गया था। तो आज के लेक्चर में इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ योगज बहुलकन के उदाहरण देती हूँ जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ योगज बहुलकन। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगज बहुलकों की। तो योगज बहुलक का मतलब मैंने आपको कल क्या बताया? योगज का मतलब जो 2 एकलक के योग से बनेंगे। अगर वो एकलक आपका कैसा है, वो एकलक अगर आपका एक ही प्रकार का है, मोनोमर एक ही टाइप के हैं, तो उनको हम बोलते हैं समबहुलक, और अगर अलग अलग तरीके के हैं तो उसको हम बोलते हैं सबहुलक। तो बच्चों, योगज बहुलक का मतलब हुआ आपका एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, जो 2 चीजों के एडिशन होने से बने। अब अगर दोनों के मोनोमर मतलब आपके एकलक दोनों सेम है, तो सेम है तो हम उसको बोलेंगे समबहुलक। ठीक है, और अगर मोनोमर माने आपके एकलक वो एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट है, तो अगर वो डिफरेंट है तो हम उनको बोलेंगे सहबहुलक। तो एक हो गए समबहुलक और एक आपके हो गए सहबहुलक। क्लियर है इतना? तो देखिए, योगज बहुलक के हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से हमें 3 उदाहरण जो है उनकी डिटेल में आज चर्चा करनी है। पहला उदाहरण होता है आपका पॉलिथीन। ठीक है, पॉलिथीन का मतलब सब लोग जानते हो कि पॉलिथीन को हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत सारे रूपों में प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, वो पॉलिथीन जो होती है ना, वो भी आपकी 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत है। पॉलिथीन के अलावा हम बात करेंगे टेफ्लॉन की, और एक और चीज हम बात करेंगे जिसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल की। तो ये तीनों चीजें उदाहरण किसका है? योगज बहुलक का है, कि मतलब 2 चीजों का योग हुआ और योग होने से हमको कोई ना कोई बहुलक मिला। ठीक है, तो देखें कौन से महत्वपूर्ण योगज बहुलक हमारे पास में है।
कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलकों में पहला मैंने आपको अभी नाम बताया पॉलीथिन। आप सभी लोग इस पॉलीथिन टर्म से इंट्रोड्यूस्ड हो कि पॉलीथिन एक्चुअल में होती क्या है। दूसरा होता है आपका पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन जिसको हम टेफ्लोन कहते हैं, और ये होता है आपका पोली एक्राइलोनाइट्राइल जिसको हम पैन भी कहते हैं और एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। अभी जो आपकी पॉलीथिन है ना, ये दो कैटेगरीज में वर्गीकृत है। एक होती है आपकी लो डेंसिटी पॉलीथिन, एक होती है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथिन। लो का मतलब होता है कम, तो अल्प घनत्व वाली पॉलीथिन, और उच्च घनत्व वाली पॉलीथिन मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बच्चों तीनों योगजों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक है आपका पॉलीथिन। अब पॉलीथिन की अगर मैं जनरल बात करूं तो पॉलीथिन नाम में ही क्या आ रहा है, इथीन। क्या नाम आ रहा है नाम में, जब मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूं तो नाम में आ रहा है इथीन। अब आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है। इतनी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं कि हम ये बता सकें कि इथीन क्या होता है। तो बच्चों ये जो मैंने पॉलीथिन यहाँ लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये जो पॉलीथिन लिखा है, ये पॉलीथिन तो कौन हुआ, ये हुआ बहुलक, और इसमें छुपा इथीन, ये कौन हुआ इसका एकलक। तो कोई आपसे पूछे कि पॉलीथिन का एकलक या पॉलीथिन का मोनोमर कौन है, तो आपको बोलना है कि इथीन है, और इथीन को हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब बच्चों ये जो आपके पॉलीथिन होते हैं ना, ये पॉलीथिन के जो अणु हैं वो आपके रेखीय होते हैं, शाखाओं वाले होते हैं, और लंबी चेन वाले आपके अणु होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है इनकी, पहली पॉलीथिन की आपकी पहली प्रॉपर्टी है यह रेखीय एवं शाखाएं भी होती है, लेकिन शाखाएं कम होती है, शाखाओं वाले लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं। कैसी श्रृंखला होती है इनकी, ये लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हुई कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो पॉलीथिन जो है वो श्रृंखला बनाएगी, तो अणुओं की श्रृंखला तो लंबी होगी, लेकिन उसमें ब्रांचिंग शाखा उसमें ज्यादा नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप इस पॉलीथिन को गर्म करते हो, ठीक है, तो देखो अगर मैंने पॉलीथिन को गर्म किया तो वो गर्म करने पर मृदुल हो जाती है। कैसी हो जाती है, मृदुल। मृदुल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो कोमल हो जाती है, नरम हो जाती है। तो पॉलीथिन को गर्म करने पर वह मृदुल हो जाती है, और ठंडा करने पर वह कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। ठीक है। तो पॉलीथिन को अगर आप गर्म करोगे तो वो मृदुल हो जाएगी, और अगर आप उसको ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कठोर हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी पॉलीथिन के बारे में, इसका मतलब अगर कोई चीज गर्म करने पर कोमल हो जाती है, ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, तो हम बच्चों ये कहेंगे कि वह ताप सुदृढ़ बहुलक है। वह कैसा बहुलक है, यह ताप सुदृढ़ बहुलक है। इतना क्लियर, सिंपल सी बात है। पॉलीथिन एक आपका बहुलक है, पॉलीथिन के अंदर इथीन जो है वो आपका एकलक है। हम बोल रहे हैं कि पॉलीथिन में जो भी श्रृंखला होती है अणुओं की, वो लंबी श्रृंखला होती है, रेखीय होती है या फिर शाखा वाली होती है। गर्म करोगे तो मृदुल हो जाएगा, ठंडा करोगे तो कठोर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कैसा बहुलक है, यह आपका ताप सुदृढ़ बहुलक है। कैसा बहुलक है, ताप सुदृढ़ बहुलक है, हम इसको कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलीथिन दो तरीके की होती है, एक अल्प घनत्व वाली और एक ज्यादा घनत्व वाली। ठीक है। तो बच्चों पॉलीथिन जो है वो हमारे पास में दो तरीके की होती है, एक को हम LDP कहते हैं और एक को हम HDP कहते हैं। LDP का मतलब हुआ लो डेंसिटी पॉलीथिन, मतलब जिसका घनत्व कम होगा, और HDP का मतलब हुआ
हाई डेंसिटी पॉलिथीन, इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि पॉलिथीन की कितनी कैटेगरी हो गई? पॉलिथीन की हमारे पास में 2 कैटेगरी हो गई, ठीक है। एक पॉलिथीन कहलाती है आपकी एलडीपी, एक कहलाती है आपकी एचडीपी, ठीक है। एलडीपी का नाम हुआ लो डेंसिटी पॉलिथीन, एचडीपी का नाम हुआ हाई डेंसिटी पॉलिथीन। लो डेंसिटी पॉलिथीन को हम कहते हैं अल्प घनत्व पॉलिथीन। और इसको हम कहते हैं उच्च घनत्व पॉलिथीन। तो एक हो गई अल्प घनत्व वाली और एक पॉलिथीन हो गई आपके पास में उच्च घनत्व वाली। तो चर्चा करते हैं पहले एलडीपी की, और एलडीपी का नाम है अल्प घनत्व वाली पॉलिथीन। तो बच्चों अल्प घनत्व वाली पॉलिथीन आपकी कौन सी होती है? अब अगर हम बात करें अल्प घनत्व पॉलिथीन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये पॉलिथीन बनाते हो तो आप इसको 1000 से 2000 तक के वायुमंडलीय दाब पर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करके ही बनाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा। तो हम इसके लिए तापमान कितना लेंगे? 350 से लेके 370 केल्विन। और यहां पर आपको वायुमंडलीय दबाव कितना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो चाहिए आपको 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर तक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये टेम्परेचर दोगे और ये प्रेशर दोगे तभी आपकी लो डेंसिटी पॉलिथीन बनेगी। अब बच्चों यहां पर उत्प्रेरक के रूप में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका H2O2। जब आपने ये तीनों चीजों को हीट करके इथीन को दिया, तो इथीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर आप 350 से 370 के ताप पर गर्म करते हो और उसको वायुमंडलीय दबाव 1000 से 2000 तक का देते हो, तो आप देखोगे कि आपका लो डेंसिटी पॉलिथीन का निर्माण होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लो डेंसिटी पॉलिथीन्स होती है ना, ये आपकी शाखा वाली होती है। पॉलिथीन जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? आप देखोगे कि ये पॉलिथीन का स्ट्रक्चर है और इस पॉलिथीन में आपको बीच बीच में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? बीच बीच में आपको यहाँ पर शाखाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलिथीन में आपकी ब्रांचिंग होती है। उसी के साथ ये जो लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है ना, ये कठोर होता है, लेकिन ये पॉलिथीन आपकी लचीली होती है। तो कठोर और लचीली होने की वजह से आप देखोगे कि ये जो है ये पॉलिथीन आपकी विद्युत की अल्पचालक होती है। विद्युत की अल्पचालक होती है, मतलब विद्युत की अल्पचालक होने का मतलब ये है कि इसको आप विद्युत वाहकों के रूप में प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत ही कठोर और लचीली हैं। तो ये क्या करेंगे? विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देंगी। सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये लचीली होती हैं तो इनका प्रयोग आप कहां पर करते हो? बच्चों आप देखोगे कि इनका जो प्रयोग होता है ना, वो हम खिलौनों को बनाने में, ठीक है, और जो पॉलिथीन हम अपने डेली लाइफ में काम में लेते हैं वहां पर बनाने में। और खिलौनों के अलावा आप देखोगे कि कोई भी बोतलें जो होती है आपकी, वो ये लो डेंसिटी पॉलिथीन की ही बनती हैं। आपकी अल्प दबाव अल्प घनत्व वाली पॉलिथीन की ही ये बनती है। तो ध्यान क्या रखना है कि लो डेंसिटी पॉलिथीन तब बनेगी जब इथीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप
350 से 370 टेम्परेचर दोगे और 1000 से 2000 के प्रेशर पर आप इसको हीट करोगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन की। सेकेंड कैटेगरी है पॉलिथीन की HDP। इसका मतलब होता है उच्च घनत्व पॉलिथीन। ठीक है, अब उच्च घनत्व पॉलिथीन में उत्प्रेरक कुछ अलग ही होगा। वो उत्प्रेरक आपका क्या होगा? उस उत्प्रेरक का नाम होगा, इसमें आप इथीन को टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, क्या लोगे? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब बच्चों ये जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, इस उत्प्रेरक की जब प्रयोग में ही लाया गया था तो इसको हम बोलते थे, यहां पर हम इसको कहते थे सिलर नट्टा उत्प्रेरक। तो जब मैं यहां पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का नाम लूं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मतलब है कि टाइटेनियम के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो आप इसको बोलोगे कि ये नट्टा का उत्प्रेरक है, नाटा कैटलिस्ट है। इंग्लिश में हम इसको नाटा कहते हैं, हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको नट्टा उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही आपकी हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनेगी, आपकी उच्च घनत्व वाली पॉलिथीन का निर्माण होगा। कंडीशन क्या है कि जो दबाव है, प्रेशर अब रखना है 6 से 7 एटमॉस्फेयर का, लेकिन लो डेंसिटी में हमने दबाव कितना रखा? लो डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने के लिए हमने दबाव रखा 1000 से 2000 का। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखोगे कि जब आप हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाते हैं तो यहां पर ताप को रखना है 333 केल्विन से 343 केल्विन तक, और वहां हमने लिया था 350 से हमारा 370 केल्विन तक। तो दोनों के टेम्परेचर में फर्क है, तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और ये वाला कैटलिस्ट दोगे तो आपकी हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनेगी। ठीक है, अब जो आपकी हाई डेंसिटी पॉलिथीन होती है ना बच्चों, वो कठोर और दृढ़ होती है। कैसी होती है? दृढ़ होती है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी है तो ये पॉलिथीन आपकी दृढ़ होगी। तो ये आपके खिलौने और बॉटलें ये सब बनाने के काम में नहीं आती है। इनका प्रयोग हम उच्च स्तर पे कहां पर लेते हैं? उपयोग में यहां लिखती हूं। तो आप देखोगे कि आपके जो कूड़ेदान, आपकी जो बॉटलें, आपके जो पाइप, इन सब का निर्माण हम HDP से ही करते हैं। और HD में भी आप देखोगे कि इनका घनत्व निविड़ संकुलन की वजह से उच्च होता है। क्या बोला मैंने? इनका घनत्व, घनत्व का मतलब होता है इनकी डेंसिटी, उच्च निविड़ संकुलन की वजह से ज्यादा होता है। क्योंकि ये हाई डेंसिटी पॉलिथीन है तो इनको हम खिलौने और ये सब बनाने में प्रयोग नहीं करेंगे। आपके जो डस्टबिन होती है, बॉटलें होती है, पाइप होते हैं, वो हमेशा HDPE के बनते हैं। ठीक है, HDPE बोलेंगे इसको, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कठोर और दृढ़ है, लेकिन इनके बीच में कोई शाखाएं नहीं है। तो अगर मुझे हाई डेंसिटी को बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगी, और अगर मुझे लो डेंसिटी को बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? इनके बीच बीच में मुझे ऐसे ब्रांचेस लगानी होगी। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका LDPE का, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका HDPE का। क्लियर? तो पॉलिथीन कितने प्रकार की हो गई? पॉलिथीन हमारे पास में 2 प्रकार की हो गई, एक लो डेंसिटी वाली और एक हाई डेंसिटी वाली। दोनों में डिफरेंस क्या है? उत्प्रेरक का, दबाव का, ताप का, और साथ में प्रयोगों का। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अब हम पॉलिथीन में स्टार्ट करेंगे। उच्च घनत्व वाली पॉलिथीन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन, HDPE। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उच्च घनत्व पॉलिथीन। उच्च घनत्व पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन। अब इस हाई डेंसिटी पॉलिथीन को हम बनाते कैसे हैं? तो हम देखते हैं
कि जो हम इथीन लेके चलते हैं, क्योंकि पॉलिथीन में हमें इथीन चाहिए, तो हम इसके हाइड्रोकार्बन के विलयक में एक स्पेशल तरीके का कैटालिस्ट डालते हैं, एक स्पेशल तरीके का कैटालिस्ट डालते हैं। उस कैटालिस्ट को कहा जाता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या बोला हमने इसको? हमने इसको बोला ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब बच्चों ये जो उत्प्रेरक हम लेके चले हैं ना हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने के लिए, इसका एक स्पेशल नेम है, हम इसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाना है तो वो आपके इस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही बनेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज आप ये देखोगे कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है, इसका मतलब हम अगर इसके आकार की बात करें तो इसका एक जो आकार होता है वो रेखीय आकार होता है, मतलब ये लाइंस की आपकी रेखाओं की फॉर्म में होती है। दूसरी हम बात करें, नाम से ही इसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, तो इसका जो घनत्व होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, इसका जो घनत्व होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हाई डेंसिटी पॉलिथीन का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। अब दूसरी चीज क्या है कि जब हम इस पॉलिथीन को बनाते हैं ना तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हम लेके चलेंगे 333 से, टेम्परेचर जो होगा वो हम लेके चलेंगे 333 से 343 केल्विन। ठीक है, 333 से 343 केल्विन लेके चलेंगे। और हम जब यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर जो होगा, वायुमंडलीय दाब आपका 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने के लिए। क्योंकि इस पॉलिथीन का घनत्व बहुत ज्यादा होता है तो देखोगे कि जब हम इस पॉलिथीन की बात करेंगे तो इसका क्या कैरेक्टर होगा, एक तो ये बच्चों ये कठोर होगी और साथ में ये दृढ़ होगी। कैसे होगी हाई डेंसिटी पॉलिथीन? कठोर भी होगी और दृढ़ भी होगी। कठोर और दृढ़ होने के साथ हम ये कहेंगे कि ये पॉलिथीन जो है ये कहां पर काम आती है। आप देखोगे जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियां बनाना, कूड़ेदान बनाना, तो जहां पर हमें हाईली मतलब हम बोलेंगे कि हमें हाई क्वालिटी का हमको अगर कोई प्लास्टिक चाहिए तो वहां पर हम HDPE का प्रयोग करेंगे। तो आप देखोगे कि बाल्टी बनाने में, कूड़ेदान बनाने में, और जहां पर हमको अच्छे प्लास्टिक की नीड है ना वहां पर हम HDPE को यूज करेंगे। तो HDPE को बनाने का तरीका क्या है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में आपको उसको 333 से 343 केल्विन पर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर आप इसको हीट करते हो तो आपको हाई डेंसिटी पॉलिथीन मिलेगी। और इसका आकार कैसा होगा आप देख सकते हो, लाइंस की फॉर्म में आप इसका आकार देख रहे हो तो इसका आकार रेखीय होगा। ठीक है, और हाई डेंसिटी है मतलब इसका जो घनत्व होगा वो भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स।